दो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पहचान राष्ट्रीय राजनीति पर में अपने दम पर बनाई है। कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्हें मध्य प्रदेश में जननायक कहा जाता है, कई बार चुनाव जीते हैं और अजेय रहे हैं जहां तक चुनाव की बात है वहां तक, और अभी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर तमाम वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जो एक राष्ट्रीय पदाधिकारी को निभानी पड़ती है। हमारे साथ मनीष तिवारी हैं, फॉर्मर आईएनबी मिनिस्टर है। इन्होंने भी अपने बल पर अपना करियर बनाया है, बढ़ाया है, और अपने बल पर मनीष भाई चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सेशन की शुरुआत करता हूं सर, सबसे पहले आपसे, क्योंकि 4 साल मोदी सरकार हुए हैं, तो कितना हुआ है सबका साथ सबका विकास? मुझे लगता है कि मोदी जी ने 4 साल पहले जब लोकसभा की सीढ़ी पर अपना मत्था टेककर और अपनी बात कही थी, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार पिछड़ों की सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास वाली सरकार होगी। और मैं समझता हूं कि सब क्षेत्र में इन 4 वर्षों में बहुत काम हुआ है, ये मैं बहुत प्रमाण के साथ कह सकता हूं। मनीष जी, आपको लगता है काम हुआ है? आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। देखिए, ऐसा है कि किसी सरकार का मूल्यांकन 5 बिंदुओं पर किया जाता है। सबसे पहले आर्थिक विकास, दूसरा आंतरिक सुरक्षा, तीसरा राजनीतिक स्थिरता, चौथा कूटनीति और 5वां सांप्रदायिक सौहार्द। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन 5 बिंदुओं के ऊपर पिछले 4 वर्ष में जो एनडीए भाजपा की सरकार बनी है वो पूरी तरह से विफल रही है। और सबसे बड़ी जो विफलता है वो आर्थिक क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, आज से 4 वर्ष पहले आज ही के दिन थे कि अब अप्रैल मई का समय था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं हर साल मुल्क में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करूंगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, अगर आप उनके आंकड़ों पे जाएं तो पिछले 4 वर्ष में 8,23,000 नौकरियां सिर्फ पैदा हुई है। नौकरियां भी नहीं, नौकरियों के रोजगार के अवसर। तो इसलिए जो आर्थिक क्षेत्र है, और चाहे उसको आप जीडीपी के मापदंड पे देख लीजिए कि अगर आप जीडीपी का मूल्यांकन 2004-2005 के बेस ईयर पे करें तो पिछले 4 वर्ष में भारत की जीडीपी लगभग सिर्फ 5% से बढ़ी है। और इसी तरह से बीच में आपके साल भी गिने। देखिए, अगर आप मैं उस तुलना में नहीं पढ़ना चाहता, पर अगर आप उस तुलना में पढ़ना चाहते हैं तो 2004 से 2014 तक उन 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 2004-5 का जो बेस ईयर था उसके हिसाब से 7.8% की रफ्तार से साल दर साल बढ़ती रही है। और इसके बावजूद कि आर्थिक महामंदी आई 2008 में, यूरोजोन का क्राइसिस आया और कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही थी, $140 पर बैरल तक गई थी। तो इसलिए कुल मिलाकर, मैं बाकी मापदंडों पे नहीं जाना चाह रहा, पर आर्थिक मापदंड पे अगर आप देखें तो ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं। पहले एक सवाल से शुरू करें, आर्थिक मंदी और आर्थिक विफलता। जो मनीष भाई ने एक बात कही रोजगार की, शायद वो देख नहीं पाए होंगे। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपया 12 करोड़ नौजवानों को रोजगार लगाने के लिए दिया। 12 करोड़, इस देश की पॉपुलेशन का 10% व्यक्ति बैंक से लोन लेकर अपना स्वयं का रोजगार भी चला रहा है, और कुछ लोगों ने तो अपने यहाँ रोजगार और देने का काम किया। जिस प्रकार प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे रोजगार के लिए मत भटको, रोजगार देने वाले बनो। तो स्टार्टअप योजना में अगर सब कुछ श्रृंखलाबद्ध तरीके से गिनाऊंगा आपको, तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से खड़ा होकर कहा कि नेशनलाइज बैंक सारी बैंकें, हर बैंक में 2 अनुसूचित जाति 2 अनुसूचित जनजाति के नौजवान को स्टार्टअप योजना का लोन देकर उन्हें रोजगार के लिए खड़ा करें। ऐसे रोजगार
सरकार के पास नौकरी नहीं होती, पर सरकार माध्यम बनाती है जिससे कि रोजगार मिले लोगों को। आपका 12 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रोजगार लिया, क्या उन्होंने रोजगार नहीं खोला होगा खुद का? इसलिए यह कहना कि सिर्फ 8,000 या 8 लाख लोगों को रोजगार दिया, 12 करोड़, और ये प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूं, तो इसको आपका छोटी संख्या मानते, आप बता दीजिए कि आपके 10 साल में आपने 12 करोड़ लोगों का रोजगार दिया हो। तो हमने सिर्फ 48 महीने में 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, सिर्फ एक योजना के माध्यम से। ऐसे बहुत सारी योजना है। मनीष भाई, एक योजना बता दी उन्होंने और स्पेसिफिक बताया कि 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए धन दिया गया है। देखिए, मैं कैलाश जी की व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, पर वास्तविकता ये है कि अगर आप कोई भी मापदंड उठा के देखें, चाहे सरकार के श्रम मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उसको अपने संज्ञान में लें, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसके आंकड़ों को अपने संज्ञान में ले, कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट जो अर्थशास्त्री है उसकी जो विश्लेषण है उसको अपने संज्ञान में ले, तो किसी मापदंड के ऊपर ये जो आंकड़ा है 12 करोड़ रोजगार के अवसर का, ये बिल्कुल सही नहीं निकलता। क्योंकि अगर ये सही होता तो कहीं ना कहीं या सरकार के अपने मंत्रालय या जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए संगठन हैं या जो अर्थशास्त्री हैं जो इसका विश्लेषण करते हैं, कहीं पर तो ये 12 करोड़ का आंकड़ा झलकता। जो आंकड़े श्रम मंत्रालय ने सार्वजनिक किए हैं भारत सरकार के पहले 3 वर्ष के 2014-15, 2015-16 और 2016-17, नीति आयोग ने दे दिए और नीति आयोग ने बढ़ाकर बताया है उनको। मैं आपको नीति आयोग श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट को नहीं मान रहा है। देखिए, ऐसा है, अब तो ये नीति आयोग पे निर्भर करता है कि वो माने ना माने, पर श्रम मंत्रालय तो भारत सरकार का एक अंग है और उनके आंकड़ों के हिसाब से पहले 3 वर्ष में सिर्फ 6 लाख नौकरियां पैदा की गई हैं। और नौकरियां भी नहीं, रोजगार के अवसर, नौकरियां और रोजगार के अवसर में फर्क है। और इसीलिए जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जिस तरह से किसान आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरह से आज की तारीख में युवा पूरी तरह से मायूस है, ये सब इस बात का प्रमाण है कि जो वायदा किया गया था भारत के नौजवानों के साथ 2 करोड़ नौकरियों का, वो वायदा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष पूरा नहीं हुआ है। मैं जिलेवार मनीष भाई को सूची दे सकता हूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से हर जिले में कितने लोगों ने रोजगार लिया। मैं विधायक भी हूं, आपको मालूम है, मेरे यहां 8,000 लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लिया है। सब्जी वाली एक महिला ने मेरा और प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा रखा, उसको 10,000 का लोन दिलवाया मैंने। इससे छोटे छोटे लोग जो कि अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, और हर जिले वाइज में दे सकता हूं जहां पर के लोगों ने रोजगार अपना प्रारंभ किया। कुछ रोजगार में सफल होते हैं, कुछ नहीं होते। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पूरे 12 करोड़ लोग रोजगार में सफल हो गए। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि IMF ने अभी 5 दिन पहले ही दुनिया के सारे देशों की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा दिया, जिसमें भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आया, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत सर्वश्रेष्ठ आर्थिक शक्ति बनेगा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अब वर्ल्ड बैंक में तो मैं नहीं समझता कोई मोदी जी के लोग होंगे, या इंटरनेशनल IMF में कोई मोदी जी के लोग नहीं है। वो तो वर्ल्ड वाइज जितनी भी रेटिंग एजेंसी है, सब आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है यह देश मोदी जी के नेतृत्व में। ये बिल्कुल इसके प्रमाण है मेरे पास। अभी आप कहें तो मेरे असिस्टेंट के पास पूरे की पूरे मैं आपको कागज लाके दिखा सकता हूं, जहां वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी ने भारत की आर्थिक प्रगति का लेखा जोखा दिया है। नहीं भाई, इससे आगे बढ़ते हैं, इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात आपने की पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिरता की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, राजनीतिक तौर पर अस्थिर कहां रहे हैं? जहां भी जीते हैं बहुमत के साथ जीते हैं, जो सरकार बनी है वो भी बहुमत की सरकार है, लोकसभा में पूरा बहुमत है और बहुमत से ज्यादा लोग NDA गठबंधन के अंदर हैं, तो राजनीतिक अस्थिरता का प्रश्न ही कहां उठता है? देखिए, राजनीतिक स्थिरता का सबसे बड़ा मापदंड है कि आप जो संघीय ढांचा है भारत का, उस संघीय ढांचे की कितनी इज्जत करते हैं। मुझे याद है कि जुलाई या अगस्त 2013 में जब राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक बहुत ही
पैशनेट भाषण दिया था संघीय ढांचे को लेकर, और पिछले 4 वर्ष में जिस तरह से संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार किया गया है, असंवैधानिक तौर पर राज्यपाल का पद का दुरुपयोग करके विपक्ष की सरकारें गिराई गई हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, अवैध ढंग से जिस तरह से गोवा, मणिपुर, मेघालय में सरकार बनाई गई है, कर्नाटक में इस बात के बावजूद कि जो गठबंधन था, चाहे वो चुनाव के बाद बना, उस गठबंधन के पास बहुमत था और बहुमत भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग से सिद्ध कर सकती थी, उसके बावजूद राज्यपाल ने उनको मौका दिया और उसका हश्र क्या हुआ आपके सामने है। तो राजनीतिक स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव जीते, चुनाव जीत के बहुमत में आए और सरकार बनाए। राजनीतिक स्थिरता का यह मतलब है कि अगर विपक्ष चुनाव जीतता है तो आप उसकी भी कितनी इज्जत करते हैं। इस मापदंड के ऊपर यह सरकार दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष से पिछले 4 वर्ष में बिल्कुल विफल रही है। जितना प्रहार संघीय ढांचे पर पिछले 4 वर्ष में हुआ है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। आपने 3 एग्जाम्पल, मैं समझता हूं मनीष भाई ने 3 एग्जाम्पल गिनाए, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक, जहां पर एक बार आप सरकार बना चुके हैं। अब कर्नाटक के अंदर मनीष भाई आप भूल गए, आप सरकार बना चुके हैं। जी मैं पहले की और बात किया, आपने 2 बात मिक्स कर दी मनोज भाई। एक तो एक आपने संघीय ढांचा, मैं समझता हूं भारत में आजादी के बाद पहली बार टीम इंडिया बनी और टीम इंडिया के अंदर हर एक मुख्यमंत्री उसका सदस्य है। जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल में सारे निर्णय सारे मुख्यमंत्रियों के कहने से लिए, एक भी निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं हुआ। संघीय ढांचे के सम्मान का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? आप कह रहे हो संघीय ढांचे की अवहेलना की। संघीय ढांचे का सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना किया उतना पहले कभी भी नहीं हुआ। आप याद करिए क्या एक बार भी 356 का उपयोग किया है अभी तक? बंगाल का मैं प्रभारी हूं, बंगाल में रोज हत्याएं हो रही है, राजनीतिक हत्याएं हो रही है। हमने आज तक कहा नहीं कि वहां पर 356 लगाए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 356 लगाए, सीपीएम के लोग कह रहे हैं 356 लगाए। मैंने तो नहीं कहा, मैं वहां का प्रभारी हूं। मैंने कहा ठीक है, हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, हिंसा का जवाब अहिंसा से देंगे, हम वहां लड़ रहे हैं। 356 का प्रयोग सर्वाधिक इस देश के अंदर किसी ने किया है तो आपने किया, एक नहीं। गोवा के अंदर कांग्रेस का एक विधायक नहीं था, एक विधायक, सिंगल विधायक नहीं था। और पता नहीं रातों रात क्या हुआ, कांग्रेस, आप कल्पना कर सकते हैं एक भी विधायक जिस राज्य के अंदर नहीं हो, जिस पार्टी का, उस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाए। पता नहीं कौन सा जादू का डंडा था आपके पास, प्रताप सिंह राणे उस समय मुख्यमंत्री बन गए गोवा के। तो अब ये जब खेल आपने खेला है, हमने तो खेला भी नहीं। हमने तो एक बार भी धारा 356 का प्रयोग किया तो बताइए कहां किया? जवाब दीजिए, एक बार भी धारा 356 का प्रयोग हुआ? देखिए, अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना पाक साफ होता तो उच्चतम न्यायालय इस बात का संज्ञान न लेता कि हमको एक कानून बनाना पड़ेगा या हमको कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करने पड़ेंगे कि किस तरह से राज्यपाल को ऐसी परिस्थिति में जब किसी दल का पूर्ण बहुमत ना आए उसको किस तरह से कार्य करना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक होता तो उच्चतम न्यायालय उसको अपने संज्ञान में। भाई आप उच्चतम न्यायालय की बात करिए ही मत। आपके फेवर में होती है तो आप उच्च न्यायालय के आरती उतारते हैं, और यदि आपके फेवर में डिसीजन नहीं होता तो आप अपीजमेंट ले आते हैं उनके खिलाफ। आप तो हमेशा अपने फेवर का हो सब ये चाहते हैं। आपने बताइए आपने कौन सा उच्चतम न्यायालय का सम्मान किया? अपीजमेंट कौन लेकर आया? इसलिए कि आपके खिलाफ फैसला हो गया लोया में, इस G2 में आपके पक्ष में फैसला हो गया, आपने आरती उतारी न्यायालय की। आपके खिलाफ होता है तो आप अपीजमेंट में चले जाते हैं, न्यायपालिका की बुराई करने लगते हैं। आप तो न्यायपालिका की बात करिए ही मत। आपकी पार्टी, आप वकील हैं, आप तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर आपकी पार्टी नहीं करती। बहुत क्षमा के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। कैलाश जी, इम्पीचमेंट की बात करेंगे, महाभियोग की। कैलाश जी बहुत इम्पीचमेंट की बात करेंगे, महाभियोग की। कैलाश जी बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और जब ये अपना पक्ष रख रहे होते हैं तो मैं उसके बीच में नहीं बोलता। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो थोड़ी सी सुनने का धीरज रखें, थोड़ी क्षमता रखें। देखिए, इन्होंने कहा कि जब चीज हमारे पक्ष में होती है हम उसका उपयोग करते हैं, जब चीज हमारे अनुकूल नहीं होती तो हम गुहार लगाते हैं। वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है
और विपरीत इसलिए है कि गोवा में इनका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी। वहां पर क्योंकि कोएलिशन सूट करता था, पोस्ट पोल कोएलिशन सूट करता था, तो इन्होंने गोवा में वहां पे सरकार बना दी। मेघालय में जहां पे इनकी 2 सीटें थी, ये शून्य की बात करते हैं पुरानी, मैं तो अभी की वर्तमान की बात करता हूं कि जिस सरकार की, जिस दल की 2 सीटें थी, उन्होंने अपना मेघालय में सरकार बना दी। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट थी, 29 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी, 31 बहुमत का आंकड़ा था, वहां पे इन्होंने पोस्ट पोल कोएलिशन में सरकार बना दी। और जहां पर पोस्ट पोल कोएलिशन में कांग्रेस और जेडीएस के आंकड़े अधिक थे, वहां पे इन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का प्रिंसिपल लागू कर दिया। तो इसलिए ये कहना कि भाई हम जो हमारे अनुकूल है उसका उपयोग करते हैं, जो हमारे विपरीत है उसके ऊपर हम विरोध करते हैं, ये सही नहीं है। पिछले 4 साल का जो प्रमाण है वो इस बात को दर्शाता है कि जो लचीला मापदंड भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है वो इन्होंने अपनाया है। दूसरा, इन्होंने जीएसटी की बात की, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने उठाया है। देखिए, मलेशिया में एक 92 साल के व्यक्ति मठहर मोहम्मद, जो 20 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया था, उन्होंने चुनाव जीता है। और चुनाव किस मुद्दे पे जीता है कि हम जीएसटी को रिपील करेंगे। जिस तरह से ये इनकी बात सही है कि एक सर्वसम्मति बनी थी जीएसटी को लेकर, लोकसभा में, राज्यसभा में राज्यों ने उसको पारित किया, पर जिस गलत तरीके से इन्होंने जीएसटी को क्रियान्वित किया है, पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। देश का जो इनफॉर्मल सेक्टर है इकोनॉमी का, जो 91% रोजगार जनरेट पैदा करता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर ये जीएसटी की वजह से बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। और समय आ गया है इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या जीएसटी को इस रूप में चालू रखना चाहिए कि जीएसटी में बहुत ही भारी संशोधन करने की जरूरत है। संशोधन या जहां तक दीपक जी, संशोधन के कई पहलू हो सकते हैं। दीपक जी, जहां तक आपने गोवा की बात कही, गोवा में हमारे मध्य प्रदेश के हमारे मित्र दिग्विजय सिंह जी प्रभारी थे। चुनाव हो गए, इनके सारे विधायक बीच पे आनंद ले रहे थे। राज्यपाल को कहना पड़ता है जाकर कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आवेदन दिया, आप जाकर मिले राज्यपाल से? नहीं मिले, आप लोग मिले ही नहीं जाकर। 24 घंटे तक ये गए ही नहीं भाई, और आप दोष हम पर दे रहे हैं। आप जाते तो राज्यपाल आपके सुनता, हम चले गए तो हमारी सुन ली और उन्होंने हमको बुला लिया। अब इसमें गलती आप करो और दोष हमको दो, ये कौन सी बात हुई? जहां तक कर्नाटक का सवाल है, कर्नाटक में हम पहले गए, बड़ा दल था, बड़े दल को वहां पर यदि आप मैंडेट देखें दीपक जी कर्नाटक का, तो जेडीएस के देवगौड़ा का भाषण सुन लीजिए, कुमार स्वामी का भाषण सुन लीजिए। कुमार स्वामी ने ये भाषण में कहा, मैं उस समय कर्नाटक में ही था, कि मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल में डालूंगा। और कांग्रेस को ही उन्होंने पानी पी के गाली दी। वो भी कांग्रेस के विरोध में थे, हम भी कांग्रेस के विरोध में थे। मैंडेट अगर देखें आप तो कांग्रेस के विरोध में था, पर आपने खट से हाथ मिला लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी अच्छी बात बोली, हम पे आरोप लग रहा था कि हम हाथ रेस कर रहे हैं, और आपने तो पूरा की पूरा अस्तबल ले गए अपनी तरफ, अपने विरोधी को अपने साथ रह गए। तो अब देखिए, ये सब दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए मनीष भाई। आप यदि कुछ कर रहे हैं तो अब बताइए, कर्नाटक का मैंडेट क्या आपके पक्ष में था? क्या आपके मुख्यमंत्री हारे, आपके 14 मंत्री हारे, 2 जगह से मुख्यमंत्री लड़े, एक जगह से पूरी तरह हारे 35,000, तो एक जगह 1500 वोट से सिर्फ जीते, बड़ी मुश्किल से, मेरा ख्याल है 1500 या 2000 वोट से जीते। 14 मंत्री इनके हारे, कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट था। उसके बाद भी आपने पूरा अस्तबल ले जाकर सरकार बना ली। आप इसको डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र की बहुत बड़ी दुहाई मानते, बहुत अच्छा आप प्रजातांत्रिक तरीके कर रहे हैं। हम पे आरोप लगा रहे हैं, कम से कम अपना गिरबान तो झांकिए आप। मनीष जी, मैं इनकी दोनों बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि गोवा में हम बीच पे सोए हुए थे, हमने राज्यपाल से जाके कहा ही नहीं कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। मैं उसका जवाब 2 उदाहरणों से देता हूं। 1979 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का,
तो कांग्रेस पार्टी की 196 सीटें आई लोकसभा में। राष्ट्रपति इस मुल्क के श्री वेंकटरमन थे। श्री वेंकटरमन ने सबसे पहले श्री राजीव गांधी को आमंत्रित किया कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, आप आके सरकार बनाइए। जब श्री राजीव गांधी ने सरकार बनाने से मना कर दिया, तब उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को, जो वामपंथियों और भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार बनाना चाहते थे, उन्होंने सरकार बनाई। दूसरा, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1996 में, जो 13 दिन की सरकार थी, उस समय भी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसी मापदंड का प्रयोग किया कि भाई आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम आपको मौका देते हैं, आप सरकार बनाइए, और अगर आप अपना बहुमत साबित करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। बुनियादी बात यह है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट प्रिंसिपल है तो यह जरूरी नहीं है कि आप अपना दावा पेश करते हैं कि नहीं। अगर सिंगल लार्जेस्ट प्रिंसिपल है तो यह राज्यपाल का, राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व बनता है कि वो आपको पहले आमंत्रित करें। सबसे पहले तो जो आपके कर्नाटक में क्या गलत किया राज्यपाल ने? कर्नाटक में क्या गलत किया राज्यपाल ने? मैं आपको बताता हूं कर्नाटक में और इस परिस्थिति में क्या फर्क था। कर्नाटक में राज्यपाल के सामने 2 क्लेम्स थे। इन्होंने मैंडेट की बात की। लोकतंत्र में मैंडेट क्या है? लोकतंत्र में मैंडेट है 50% +1। तो कर्नाटक मैं जवाब दे रहा हूं। तो कर्नाटक में राज्यपाल के सामने 2 क्लेम थे। एक क्लेम था भारतीय जनता पार्टी का, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 104। दूसरा क्लेम था जेडीएस प्लस कांग्रेस प्लस 2 निर्दलीय, जिनका नंबर था 117। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा और किसी तरह नहीं बन सकती थी। तो काउंटर क्लेम को इग्नोर करके जब उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया, तो राज्यपाल ने इनको हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस दे दिया, और उस लाइसेंस का इन्होंने पूरा उपयोग किया। जिस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, इनके मुख्यमंत्री विधायकों को फोन कर रहे हैं, इनके बाकी वो बिलारी वाले बंधु फोन कर रहे हैं, बिलारी वाले बंधुओं के चमचे फोन कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरी कोशिश की, पर इनसे इनकी नहीं चली। तो इसलिए कर्नाटक की परिस्थिति और जिस परिस्थिति का इन्होंने उल्लेख किया है, उस परिस्थिति में यह फर्क था। मनीष भाई, जिस विधायक का वायरल हुआ, उस विधायक ने मना कर दिया। आपने वो वायरल ही झूठा किया। आपने सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने के लिए किया। सुप्रीम कोर्ट में वो दिया आपने कि इस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। बाद में उस विधायक ने कह दिया कि मेरी पत्नी के पास फोन ही नहीं आया। आपके विधायक, कांग्रेस का विधायक, उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रकार की कोई हमारे पास फोन ही नहीं आया। आपने पूरा की पूरा इस पूरे एपिसोड को जिस तरीके से नैतिकता को तोड़ा है, आप भले कितने भी जोर जोर से चिल्ला के कहें कि हाँ हमने हॉर्स ट्रेडिंग की, कहां की? जिस वीडियो को आपने वायरल किया, जिस विधायक का आपने नाम लिया, उस विधायक ने कह दिया कि नहीं मेरे यहाँ कोई फोन नहीं आया इस प्रकार का। अब बताइए, आपके विधायक कह रहे हैं, अब मैं आपकी बात मानूं, उस विधायक की बात मानूं? किसकी बात माने? देखिए, जितने वो मामले हैं उन सब में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो जो जांच है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी कि किसका फोन किसको गया, क्या कहा गया था, क्या ऑफर किया गया था, क्या उनका जवाब था। ये तो सारा आने वाले दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर हमने उच्चतम न्यायालय के सामने कोई गलत बयानी की है तो हम उच्चतम न्यायालय के सामने जवाबदार रहेंगे। अच्छा मनीष भाई, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आज जब सुबह मैं उठा तो हेडलाइन ये थी कि कर्नाटक का नाटक फिर शुरू हो गया है, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद नया शुरू हो गया है, और एचडी कुमारस्वामी परमानेंट चीफ मिनिस्टर नहीं है 5 साल के लिए, ये भी शुरू हो गया है। तो हकीकत क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है कर्नाटका को लेकर? क्या एचडी कुमारस्वामी 5 साल तक सीएम रहेंगे? क्या आप दावे से कहते हैं कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है वो कंटिन्यू करेगा? देखिए, आपने कर्नाटक के नाटक का एक पहलू तो पढ़ लिया, पर दूसरा पहलू आपने शायद उसको अनदेखा कर दिया। दूसरा पहलू यह था कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद, जो विधानसभा का अध्यक्ष पद है, उसकी दावेदारी करेगी, और उन्होंने दावेदारी करके अपनी दावेदारी वापस ले ली। जहां तक कांग्रेस जेडीएस गठबंधन का सवाल है, कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन स्थायी है, पूरे 5 वर्ष चलेगा, और इसके बीच जो समीकरण है
अगर समीकरण में कभी कोई फेरबदल की जरूरत होगी तो जो हमारे सहयोगी है उसके साथ बैठ के राय कर ली जाएगी। पर एक बात मैं आपको बिल्कुल विश्वसनीय तौर पर कह सकता हूं कि ये गठबंधन है पूरी तरह से स्थायी रहेगा, 5 वर्ष चलेगा, और जो इनका ख्याली पुलाव है जो इनके मन में तब भी था जब यूपीए 1 की सरकार बनी थी कि ये सरकार तो 1 महीने में गिर जाएगी और सरकार वो 10 साल चली, तो इसी तरह से कांग्रेस जेडीएस की सरकार भी पूरे 5 वर्ष चली। कुमारस्वामी अपना घोषणा पत्र निभाएंगे? देखिए जो तो फिर सिद्धारमैया को जेल भेजेंगे। देखिए जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर का चुनाव पीडीपी के खिलाफ लड़ी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ी थी, कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी, और उसके बाद इन्होंने पीडीपी से जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली। उसके परिणाम कितने गलत रहे हैं वो दूसरी बात है, पर एक मिनिमम एजेंडा ऑफ गवर्नेंस पे बनाई थी। इसी तरह से हम लोग मिनिमम एजेंडा ऑफ गवर्नेंस तय कर लेंगे जब ट्रस्ट वोट हो जाएगा, और उस मिनिमम एजेंडा ऑफ गवर्नेंस पे कर्नाटक की सरकार नहीं, हमारी शुभकामना है 5 साल चले आपकी सरकार। हम नहीं चाहते हैं कि 5 साल नहीं चले, ये तो आपके ऊपर है। आपके ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमारस्वामी से 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा कोई गठबंधन नहीं हुआ है, उन्होंने बयान दिया। प्रश्न इसलिए पूछा दीपक जी ने कि आप जो कह रहे हैं और आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसकी बातों में अंतर है थोड़ा सा। कैलाश जी, आज 2018 है और जब 2023 में दोबारा से कर्नाटक का चुनाव होगा तो इसका प्रमाण अपने सामने आ जाएगा कि भाई 5 साल चली है या 5 साल से कम चली है। तो इसलिए हम अटकलें लगाएं कि भाई सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, सरकार ने बहुमत सिद्ध कर देगी। सिद्ध करने के बाद मंत्रिमंडल बनेगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सरकार चलेगी। हमारी शुभकामना है। आप तो खाली अपने विधायक को कंट्रोल करिए, अपने उप मुख्यमंत्री को कंट्रोल करिए, बाकी कुछ नहीं। जिनकी की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा प्रकट हो गई। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मोदी ही आपकी लास्ट बेट होगा 2019 के लिए? मोदी पे शुरू, मोदी पे खत्म, और पूरी की पूरी पार्टी जो है मोदी जी के प्रचार के भरोसे या मोदी जी के करिश्मे के सहारे खड़ी हुई है। क्या आपको लगता है 2019 में ऐसा होगा? देखिए, हमारा संगठन एक आइडियोलॉजी वाला संगठन है और संगठन प्रधान है भारतीय जनता पार्टी में। आपको जानकारी हुई है दीपक जी की दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है हमारा। 11 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारी आज भी पोलिंग बूथ तक की टीम कई राज्यों में खड़ी हो गई। तो हमारा जो आधार है वो संगठन है। वो निश्चित रूप से हमें इस बात का बेनिफिट है कि मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है, हमारे देश के लिए नहीं दुनिया के लिए। और हमें गर्व है कि मोदी जी जब दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। पहले तो भारतीय लोग लगाते थे, अब गोरे लोग भी लगाने लग गए। विश्व चित्रपट पर विश्व की किसी भी समस्या के लिए एक समय था जब अमेरिका क्या कह रहा है इस समस्या के लिए, रशिया क्या कह रहा है इस समस्या के लिए, जापान क्या कह रहा है इस समस्या के लिए, चीन क्या कह रहा है इस समस्या के लिए, बस यहीं तक दुनिया सिमटी हुई थी। आज हमें इस बात का गर्व है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं अब विश्व की कोई समस्या होती है, चाहे पेरिस की क्लाइमेट चेंज वाली बात हो, मोदी जी ने सिद्ध किया कि अमेरिका क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है, पर अब भारत क्या कह रहा है ये विश्व में चर्चा होने लगी है। और ये हम सब 125 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसलिए पार्टी का संगठन भी है और मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व भी है। आप क्या कहेंगे? आप लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत के विश्व पटल पर इमेज, आप कहें कि पॉलिसी मेकिंग में उसका रोल काफी हद तक बढ़ गया है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात पिछले 4 वर्ष में प्रमाणित कर दी है कि सिर्फ भाषण ही प्रशासन हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 वर्ष में भाषण देने के अलावा उन्होंने और कोई काम नहीं किया है। मेरा भाषण ही मेरा प्रशासन है, ये प्रधानमंत्री जी ने प्रमाणित कर दिया है। दूसरी बात, जहां तक दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं कूटनीति का छात्र भी हूं, भारत जितना आज अलग थलग दिखता है दुनिया में, उससे पहले कभी नहीं दिखा। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आप दक्षिण एशिया उठा के देखिए, दक्षिण एशिया में जिस तरह से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है,
भारत उसका कुछ भी नहीं कर पाया है। एक छोटा सा मुल्क मालदीव्स, जिसके राष्ट्रपति को हमने जाके 1988 में बचाया था, वो मुल्क आज ये कहता है हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना दो, क्योंकि हम कश्मीर में दखल नहीं देते हैं। आप श्रीलंका देख लीजिए, हम्बनटोटा पोर्ट की बात छोड़ दीजिए, कोलंबो वाटर फ्रंट पे जाइए, पूरा कोलंबो का वाटर फ्रंट चीन को उन्होंने गिरवी रख दिया है। जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और जिस तरह से ग्वादर का डेवलपमेंट हो रहा है एज ए मिलिट्री बेस, जो आपकी सारी शिपिंग लेन्स हैं हॉर्मुज से लेकर मलक्का तक, ग्वादर उसको थ्रेटन करता है। नेपाल को जिस तरह से ब्लॉकेड किया, नेपाल को आपने बिल्कुल चीन के पाले में फेंक दिया। तो इसलिए मैं बाकी दुनिया की बात नहीं करना चाहता। अगर आप सिर्फ दक्षिण एशिया को उठा के देखिए, जिसको हम अपना एमिनेंट डोमेन कहते थे, जहां पे हमारा मोनरो डॉक्ट्रिन लागू होता था, आज उसी दक्षिण एशिया में भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। और जिस तरह से चीन का बढ़ता हुआ वर्चस्व है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 4 वर्ष में ये सरकार उसको बिल्कुल रोक नहीं पाई। मैं समझता हूं मनीष भाई, शायद आप अपनी सरकार के असफलता को ढकने की कोशिश कर रहे हैं और उसको मोदी जी के नाम पर गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत जितना शक्तिशाली हुआ दक्षिण एशिया में, उतना पहले कभी भी नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। जो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर राजनीति करता था विश्व के अंदर, वो सारे इस्लामिक राष्ट्र आज भारत के साथ खड़े हुए हैं। वह सऊदी अरब जहां पर कि कोई किसी दूसरे धर्म का मंदिर नहीं बना सकता था, मोदी जी के आग्रह पर सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनके सारे राजकुमार उनको एयरपोर्ट लेने आए, उनके आग्रह पर वहां पर मंदिर बन रहा है। उस कट्टरपंथी देश में भी मोदी जी ने अपने देश का झंडा गाड़ा है। जहां तक दक्षिण एशिया के प्रभाव की बात है, यदि आप देखेंगे तो चाइना, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत हर दृष्टि से बन रहा था, उसका ताकत से अगर विरोध किया सारी दुनिया के अंदर, तो मैं समझता हूं मोदी जी ने किया। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि यूपीए की सरकार में सेना का जो आधुनिकीकरण होना था वो नहीं हो पाया। सैन्य शक्ति देश की शक्ति होती है। दुर्भाग्य से उस समय वो आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। मुझे कहते हुए फक्र है कि हमारी सरकार बनने के बाद सेना का आधुनिकीकरण हुआ। लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा सेना के आधुनिकीकरण में खर्च किया गया है। सेना का आत्मविश्वास बढ़ा है और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि यही कारण है कि चाइना कई बार ढोकला आया और वहां से वापस चला गया। ये सिर्फ भारत की ताकत, भारत की कूटनीति और भारत की पूरी विदेश नीति का परिणाम है कि हम एक ताकतवर देश की तरह अब यहां पर दुनिया के सामने एकदम, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक करने का उद्देश्य यही कि अंत्योदय और भारत का गौरव, भारत को विश्व विजेता बनाना, इस दिशा में मोदी जी ने एक नहीं कई बार कमांड दी। आप बताइए, आजादी के बाद इतने सारे प्रधानमंत्री भारत के डावोस गए, कभी किसी ने 2 मिनट का थैंक्स कभी बोला है? मुझे कहते हुए फक्र है कि डावोस की सबसे बड़ी बिजनेस काउंसिल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हिंदी में भाषण देकर भारत के संस्कार, संस्कृति, बिजनेस के बारे में उद्घाटन किया उसका। ये 125 करोड़ जनता का सम्मान है। आप क्या समझते हैं? इसको छोटी बात समझते हैं? और उसके बाद उसका विश्व मीडिया के अंदर आप कवरेज देखिए। मैं एक किताब इत्तेफाक से भी पढ़ते ले आया था। रवि अगर हो तो यहां पर मनीष जी को भेंट कर देना, ये भी देखेंगे उसको। मेरा सहायक रवि है यहां पर, तो वो मनीष जी को जरूर देना। विश्व मीडिया के अंदर किस प्रकार मोदी जी को, आज तक हमारे देश का आजादी के बाद का कोई भी प्रधानमंत्री इतना स्पेस नहीं मिला विश्व मीडिया में जितना कि भारत के प्रधानमंत्री को अभी मिला। इसलिए भारत एक ताकत की तरह उभर रहा है। अभी 21 जून को योग दिवस आएगा। हमने यूएन के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये योग हमारे ऋषि मनुष्यों की तपस्या का प्रसाद है। हम दुनिया को सौंपना चाहते हैं, हम इसका पेटेंट नहीं करा रहे। इससे मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर चारों का एकात्म होता है, आदमी मजबूत होता है, और इसलिए हम योग दुनिया को बांटना चाहते हैं। आज 21 जून सारी दुनिया योग दिवस मना रही है। ये भारत का सम्मान है और योग दिवस के कारण कम से कम 2500 नौजवान सारी दुनिया के अंदर योग शिक्षक बनकर गए। योग शिक्षक बनके भारत के योग आज सारी दुनिया के अंदर हो रहा है। तो ये देश के नेतृत्व का कमाल है कि आज एक ताकतवर नेता के रूप में दुनिया के अंदर स्थापित हो रहा है। और मैं समझता हूं कि
साउथ एशिया के अंदर भारत एक ताकत है, उसको नकार नहीं सकते। मुझे कहते हुए अफसोस है मनीष भाई कि जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, वह यूएन में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने गए थे। वो मीडिया ने पूछा उनसे कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप यहां देश की तारीफ कर रहे हैं? बोले मैं अपनी पार्टी का झंडा अपने देश में रखकर आया हूं, यहां पर मैं भारत का झंडा लेकर आया हूं। ये हमारे संस्कार है। और एक पार्टी का नेता, मनीष भाई आपके नेता विदेश में जाते हैं, भाषण देते हैं, हमारे यहां दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे यहां अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, दुनिया के अंदर देश को बदनाम करते हैं। अटल जी से कुछ तो संस्कार लिए होते हैं कि हमारे नेता जाते हैं, कहते हैं मैं अपनी पार्टी का झंडा अपने देश में छोड़ के आया हूं, देश का झंडा लेके आया हूं, और आपके नेता आपकी पार्टी का झंडा लेकर देश में घूमते हैं, देश को बदनाम करते हैं। क्या आप इसे अच्छा मानेंगे? मनीष भाई, देखिए मैं इनके 3 बातों का जवाब दे देता हूं। मैं सोच ही रहा था कि पाकिस्तान का जिक्र कब आएगा। तो 2004 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी का एक राग था कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। 2014 में इनकी सरकार बन गई, तो 2014 से लेकर 2018 तक इन्होंने दूसरा राग अलापा। वो राग क्या था कि हम आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकला कि भारत के जो उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ये खुलासा किया कि पाकिस्तान के साथ सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही है, मानवीय मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और वो मानवीय मुद्दों पर बातचीत कब हो रही है? जब भारत के 85,000 नागरिक पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से आज जम्मू में बेघर हैं, उस समय ये पाकिस्तान के साथ मानवीय मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इससे और कोई बड़ी अमानवीय बात नहीं हो सकती। दूसरा, इन्होंने फौज के आधुनिकीकरण की बात की। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो दलगत सियासत से ऊपर होना चाहिए, पर वास्तविकता यह है कि इसी बजट सत्र के दौरान जो फौज के सेना के वाइस चीफ हैं, उन्होंने स्थायी समिति के सामने ये टेस्टिमनी दी कि भारत की सेना के पास सिर्फ 3 से लेकर 7 दिनों का बारूद है। और तीसरी बात ये इन्होंने कही कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी से कोई सीख लेनी चाहिए। उनकी बात बिल्कुल सही है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत कद्वर नेता है, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। उनको किसने उनको कहा कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में? प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाइए। शायद वो यही कह रहे हैं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं। पर इनके प्रधानमंत्री में, या जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनमें इतनी उदारवादी विचार के नहीं है कि वो अक्रॉस द आइल जा सके, जो विपक्ष है विपक्ष की इज्जत कर सके। और ये कहते हैं कि हम जाके देश की बदनामी करते हैं बाहर। ये परंपरा शुरू किसने की थी? ये श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी कि इन्होंने बाहर जाकर विपक्ष को कोसना शुरू किया। नहीं तो उससे पहले भारत की परंपरा ये थी, यू लीव योर पॉलिटिक्स ऑन योर डोमेस्टिक शोर्स, यू डू नॉट कैरी योर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अब्रॉड विद यू। ये जाकर विपक्ष को कोसना, विपक्ष के नेताओं को कोसना, ये जो सारी परंपरा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण पिछले 4 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डाली है। मनीष भाई, मैं आखिरी बात, समय भी हो रहा है मेरा। निश्चित रूप से आपने कहा नरसिंह राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा। हाँ, कहा उन्होंने भेजा, निश्चित रूप से मैं उनको श्रेय देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी में वो योग्यता है कि उनको उन्होंने भेजा। क्या आपके नेता में वो योग्यता है क्या कि उनको भेजा वहां पर? सवाल ये है और कुछ भी नहीं। इसलिए फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य तो बनो यार, उसके बाद फिर मोदी जी करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, मैं मोदी जी से रिकमेंड भी कर दूंगा, पर उस लायक तो होना चाहिए ना सर। देखिए,
यही इनकी दिक्कत है। पिछले 4 वर्ष की इनकी जो सरकार है उसका सार एक वाक्य में कहा जा सकता है कि अहंकार और अज्ञानता का ये उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। इट इज अ क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एरोगेंस एंड इग्नोरेंस। और यही वजह है कि जो भारत का राजनीतिक संवाद है उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष इतना नीचे गिरा दिया है। जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं इसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि इसका जवाब आप लोग देंगे कि क्या मनीष भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई है। क्या आप इससे सहमत हैं क्या? थैंक यू। चलिए यहीं पे सेशन खत्म करते हैं। मनीष भाई, ये डिस्कशन बहुत लंबा चलेगा। मुझे पता है आप जैसे 2 नेता जमा हो तो मेरे जैसे एंकर का रोल भी बहुत सीमित हो जाता है, और मैं इसीलिए सवाल आप पे थ्रो कर रहा था, और इसीलिए मैंने अपने कमेंट थोड़ा कम बोले। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये चर्चा अभी साल भर चलेगी। चुनाव में बहुत वक्त है और बहुत ऐसे मौके आएंगे जब कैलाश विजयवर्गीय जी भी होंगे, मनीष तिवारी जी भी होंगे, इंडिया न्यूज का मंच भी होगा और इंडिया न्यूज में दोनों की आवाज भी सुनाई देगी। मुझे गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मुझे गर्व है कि मैं मनीष भाई के साथ बैठा। मनीष भाई केंद्र की राजनीति के बहुत बड़े नेता हैं। मैं तो प्रदेश से अभी भी आया हूं, तो प्रदेश भी मध्य प्रदेश छोटा गाँव जैसा है, वो वहां से आया हूं। मैं अपने आप को आपके साथ बैठ के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। थैंक यू। आप यहाँ आए, आपका बहुत बड़ा एक राजनीतिक जीवन है, और ये जो संवाद का सिलसिला है यही लोकतंत्र की बुनियाद है, और ये संवाद चलता रहना चाहिए।